नमस्कार साथियों, मैं बाबूराव अम्बले आपकी सेवा में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक विशिष्ट अभिनव मनुष्य कविता का भाव विश्लेषण लेकर प्रस्तुत हूँ। अभिनव मनुष्य अर्थात आधुनिक युग का मनुष्य। प्रस्तुत यह कविता एक और आधुनिक मानव द्वारा किए हुए विनूतन विलक्षण आविष्कारों को दर्शाती है, तो दूसरी ओर मनुष्य के वास्तविक स्थायी स्वरूप का आभास कराती है, अर्थात मनुष्य में निहित मनुष्यत्व के गुणों का एहसास दिलाती है। कवि दिनकर जी भी इसी संदेश को प्रधानता देकर प्रस्तुत किए हैं। तो आइए देखते हैं कवि दिनकर जी के द्वारा कविता में पिरोए हुए शब्दों से उनकी विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। दिनकर जी अपनी पंक्तियों में कहते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यहाँ पर कवि इस दुनिया को विचित्र और नवीन इसलिए कह रहे हैं, आज के मानव ने अपने ज्ञान से विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करके चमत्कार निर्माण किया है, अर्थात प्रकृति के तत्वों को अपने वश में कर रखा है। इसलिए कवि कह रहे हैं, प्रकृति को ही जीतकर आज का पुरुष आसीन होकर बैठा है। कवि विजय पाने की बात को लेकर कह रहे हैं, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। नर के करों में अर्थात मनुष्य के हाथों में, वारी इसका अर्थ जल या पानी। तो कवि कहते हैं, आज मनुष्य के करों में जल बंधा हुआ है। हम जानते हैं ना, नदी का अस्तित्व क्या है? नदी का अस्तित्व निरंतर आगे बढ़ना, दौड़ना। तो ऐसी भागती हुई नदी की जलधारा को यह अभिनव मनुष्य ने बांध रखा है। बांधना अर्थात डैम का निर्माण करके उसके कई तरह के लाभ ले रहा है। जैसे जलधारा से विद्युत शक्ति का अर्थात बिजली का उत्पादन कर चुका है। आगे कवि कह रहे हैं, मनुष्य के करों में विद्युत तथा भाप भी बंधे हुए हैं। विद्युत या बिजली को बंधने के संबंध में हम एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे। आप स्टेबलाइजर जानते हो ना? इसका कार्य विद्युत शक्ति के तरंगों या वोल्टेज को नियंत्रित करना है, अर्थात टीवी के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतना छोड़ देता है, अधिक मात्रा में आई हुई शक्ति को अपने पास ही रोके रखता है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, आधुनिक मनुष्य ने स्टेबलाइजर के माध्यम से विद्युत को बांध रखा है। तो अब आइए आगे देखते हैं, मनुष्य के करों यानी हाथों में भाप कैसे बंधा है। पहले हम समझेंगे कि भाप किसे कहते हैं। भाप उसे कहते हैं, सूरज की किरणों से समुद्र या सागर का जल भाप बनकर ऊपर उठकर बादलों का रूप धारण कर लेता है। इसे भाप कहते हैं, अर्थात बारिश होने के जल कणों का अंश जो ऊपर हवा में मंडराता रहता है, उसे भाप कहते हैं। आज का हमारा अभिनव मनुष्य उस भाप पर
अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक प्रकार के रसायन की खोज किया है जो उस मंडराते हुए भाप के कणों पर छिड़का देने से वे वहीं पर विचरण करने लगते हैं, अर्थात उसके दौड़ने के क्रम पर अंकुश लगता है। यहाँ कवि के भावों से हम देखें तो भाप नर के करों में बंधा हुआ है। यहाँ पर हम मनुष्य के सामर्थ्य की पराकाष्ठा को समझ सकते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, अर्थात आज का अभिनव मनुष्य ठंडी और गर्मी के वातावरण को भी अपने मनानुसार आदेश देकर उपयोग कर लेने में सक्षम है। जैसे गर्मी के दिनों में पंखे या एयर कूलर को आदेश या हुक्म देकर ताप यानी गर्मी कम कर रहा है, इसी तरह ठंडी के दिनों में हीटर को हुक्म देकर ठंड को भगाकर संतुलित वातावरण में जीने की कला आज के अभिनव मनुष्य ने प्राप्त की है। कवि दिनकर जी आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान, अर्थात आज के अभिनव मनुष्य को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। व्यवधान इसका अर्थ रुकावट या बाधा है। आज का मनुष्य बिना रुकावट के सरित नदी, गिरी पर्वत, सिंधु यानी सागर, इन सब को विमान, रॉकेट, मिसाइल आदि के माध्यम से बिना व्यवधान, व्यवधान का अर्थ बाधा या रुकावट, तो बिना व्यवधान के यह मनुष्य बड़ी आसानी से ऊंचे से ऊंचा पर्वत हो या विशाल सागर हो, पलक झपकते ही लांघ रहा है। आज के मनुष्य का यान यानी आकाश में उड़ान भरने वाला विमान गगन में स्वच्छंद विचरण कर रहा है। इस प्रकार कवि आज के अभिनव मनुष्य की साधना को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, परमाणु यह एक अत्यंत सूक्ष्म रसायन शक्ति का घातक रूप है। इसका आविष्कारकर्ता भी अभिनव मनुष्य ही है। मनुष्य इसका आविष्कार तो किया है, यदि इसका प्रयोग हुआ तो एक भयंकर परिणाम समस्त विश्व मानव कुल को झेलना पड़ता है। इसलिए कवि दिनकर जी यहाँ यह कह रहे हैं, स्वयं परमाणु ही मनुष्य के हाथों को देखकर कांप रहे हैं। कहीं यह मनुष्य के हाथ इसका इस्तेमाल न कर दे, क्योंकि परमाणु स्वयं जानते हैं कि वे कितने विध्वंसक है, कितने विनाशकारी है। दिनकर जी के द्वारा परमाणु मनुष्य के हाथों को देखकर कांप रहे हैं कहना उनकी सूक्ष्म कल्पना की गहन अभिव्यक्ति है। इस प्रकार कवि आगे कहते हैं, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। कवि दिनकर जी यहाँ यह बताना चाहते हैं, वास्तव में यह मनुष्य इस संसार को सुंदर करने वाला श्रृंगार करता है। ज्ञान विज्ञान से युक्त आलोक अर्थात प्रकाश का अथाह खजाना है। कवि आगे कहते हैं, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। व्योम अर्थात आकाश या अंतरिक्ष,
पाताल का अर्थ भूगर्भ हो या समुद्र की गहराई हो, इन सब का गहन ज्ञान यह मनुष्य प्राप्त किया है। इस तरह कवि दिनकर जी कह रहे हैं, यह मानव प्रकृति के प्रत्येक तत्व पर विजय प्राप्त कर लेना उसकी साधना है। कवि अब तक अभिनव मनुष्य के मेधा शक्ति का, उसकी साधना का गुणगान हमारे सामने रखे हैं, परंतु कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की सोच से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानव के इस परिचय से प्रसन्न नहीं है। इसलिए वे आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। इन पंक्तियों पर हम ध्यान देंगे तो पता चलता है कि यह न परिचय मनुज का, अर्थात कौन सा परिचय? प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का परिचय, आकाश पाताल का ज्ञान प्राप्त कर लेने का परिचय, परमाणु तैयार करने का परिचय आदि, ये सब कवि बुद्धि की साधना या उपासना का परिचय मानते हैं। वे कहते हैं, यह मानव का वास्तविक श्रेय यानी यश नहीं है। उनके अनुसार मानव की ख्याति या यश बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत है। अर्थात यहाँ पर कवि इस बात पर बल दिए हैं, बुद्धि से उर यानी हृदय श्रेष्ठ होता है। आगे वे कहते हैं, एक मानव असंख्य मानवों के साथ प्रेम से रहना, आत्मीयता से, भाईचारे से रहना, यह उसका सच्चा श्रेय या यश है। आगे वे कहते हैं, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही है। अर्थात आज मानव के बीच में दूरियां बढ़ गई है। अर्थात एक मानव दूसरे मानव के बीच में जो व्यवधान है, रुकावट है, इस व्यवधान को जो तोड़ देता है, प्रीत का जो बांध बांधता है, कवि कहते हैं बस वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और सच्चा मानव भी वही है। इस तरह कवि मानवीय गुणों को उजागर करके जीने का संदेश दिए हैं। यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अभिनव मनुष्य कविता का भाव तथा उसका विश्लेषण समझ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।